हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, आदित्य, घनश्याम, कल्याणी, पूजा, यस सर। रोहन, हाँ सर। सचिन, सौरभ, शुभम, सूरज। यस गाइज। यस यस सर, यस। सो यस फाइनली सर। लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया था गाइज? तो फर्स्ट डे में अपने सीएमआर डिस्कस किया, लास्ट डे में अपने क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस किया था। करेक्ट। देखिए, अभी तक हमने सेल्सफोर्स में दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड सेशन है, ठीक है, ट्रेनिंग का, जिसमें आज हमें डिस्कस करना है गाइस एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है। ठीक है, जैसे लास्ट सेशन में सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या है, देन सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे बिजनेसेस को सीआरएम एप्लीकेशन हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। तो ये चीजें हमने इंप्लीमेंट किया। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्सफोर्स, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया सीआरएम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये अभी तक इतने सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है। अब मैंने आपको कहा था गाइस कि पहले सेशन से ही आपको इंप्लीमेंट करना है क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया था और उसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अगर हम बात करें सेल्सफोर्स के बारे में, तो कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे सेल्सफोर्स के बारे में बता सकते हैं कि सेल्सफोर्स क्या है, या फिर सीआरएम क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, फोर्स.com एंड सेल्सफोर्स.com में क्या डिफरेंसेस है। तो यही आपका प्रिपरेशन है गाइस। जिस दिन जो टॉपिक होता है आप उसी दिन उसे प्रिपेयर करो। ठीक है, सो हमने बेसिक जितना आइडिया चाहिए था सेल्सफोर्स के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, सीआरएम के बारे में, अब ये सभी हमें पता है। तो अब हम सेल्सफोर्स में क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल के सेशन में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, जिसको हमें एक्सेस कैसे करना है, login.salesforce.com। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग, login.salesforce.com। तो ये अब हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, सेल्सफोर्स एप्लीकेशन, राइट। अब कोई भी XYZ कंपनी है, अब इस कंपनी को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सेल्सफोर्स एप्लीकेशन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, इस सेल्सफोर्स की टीम से, हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, इस कंपनी से कांटेक्ट करके सेल्सफोर्स ऐप का लाइसेंसेस बाय करते हैं। ठीक है, लाइसेंस बाय करते हैं उस ऐप के लिए। ओके, अब इस लाइसेंसेस के थ्रू क्या होगा, इन लाइसेंसेस के थ्रू ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इनको मिल जाएगा। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिला, जैसे हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया वो सेम। अब तो वो हो क्या, एक स्क्रैच ऑर्ग, उसमें ना ही कुछ इंप्लीमेंटेशन है ना ही कुछ। अब सेल्सफोर्स ने इसमें स्मार्टली कैसे वर्क किया, जो बिजनेस की कॉमन नीड थी, कॉमन नीड क्या है, जैसे कि सेल्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग को मैनेज करना है, या सपोर्ट को मैनेज करना है। अब आप देखो, आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो भी आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, सेल्स, मार्केटिंग एंड सपोर्ट। तो जो कॉमन है वो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया, लेकिन जो कॉमन नीड थी वो, लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, किस तरीके से हमारा फ्लो होना चाहिए, लीड आने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज हमें इंप्लीमेंट करना है, अब ये सब कुछ हमें इंप्लीमेंट करना होगा इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। सो सेल्सफोर्स में क्या चीजें हम परफॉर्म करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। ठीक है, अब जैसे ही आपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसमें कुछ भी नहीं है, जो कॉमन नीड थी सिर्फ वो प्रोवाइड किया है। जैसे सेल्स को मैनेज करने के लिए हमने समझा था कि लीड का डेटा आता है हमारे पास, तो वो लीड का डेटा स्टोर करने के लिए सेल्सफोर्स ने ऑप्शन दे दिया, कॉमन नीड को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया। लेकिन ये जो XYZ कंपनी है, अब ये डिफरेंट डोमेन में वर्क कर रहा है, अब इसकी रिगार्डिंग उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। तो उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पे
इस एप्लीकेशन को कस्टमाइज करना है और कॉन्फ़िगर करना है, और ये काम कौन करेगा? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। तो उस क्लाइंट के लिए उस एप्लीकेशन को प्रॉपरली डिजाइन करने का काम, उसे कॉन्फ़िगर करना या कस्टमाइज करना, ये काम होता है सेल्सफोर्स डेवलपर्स का। करेक्ट? तो सेल्सफोर्स डेवलपर अब इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें इसमें समझना है कि क्या क्या चीजें हमें कॉन्फ़िगर करना है, कस्टमाइज करना है। सो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चीजें प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने, कस्टमाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया, वो हमें समझना है। अब ये कंप्लीट क्या है, हमारा ऐप है सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट। जैसे login.salesforce.com पे जाएंगे, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करेंगे, तो हम सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाएंगे। देखिए अगर हम चलते हैं, सो लॉगिन करने के लिए login.salesforce.com, अब उसका यूजर नेम क्या था मैं एक बार चेक कर लेता हूं गाइस। ठीक है, सो उसका यूजर नेम क्योंकि वो डिफरेंट था कल जो आया था, तो वो यूजर नेम आपको कॉपी करके रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा यूजर नेम। सो यूजर नेम एंड इसमें पासवर्ड ऐड करते हैं, जो पासवर्ड हमने प्रोवाइड किया था। सो जैसे ही आप यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करते हो, आप इसे एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि ये क्या है, क्लाउड बेस्ड है। हमें इसे एप्लीकेशन के जैसा लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, उसका डेटाबेस वगैरह मैनेज करने की जरूरत नहीं है। वो ये सेम डेटा, जो डेटा अभी आप यहाँ पे स्टोर करोगे, वो सेल्सफोर्स के सर्वर पे जाके स्टोर होगा, और ये डेटा अब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब सो ये हो गया हमारा एक स्क्रैच ऑर्ग, इसमें अभी तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब हमें अपनी क्लाइंट के लिए इस सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को प्रॉपरली कस्टमाइज करना है एज पर द बिजनेस नीड। ठीक है, सो अब देखिए क्या क्या चीजें हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। सो अगर हम बात करते हैं इन जनरल किसी भी एप्लीकेशन की, तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने में मेनली हमें 3 लेयर्स पे काम करना होता है। हर एप्लीकेशन की 3 लेयर्स होती है। सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहली जो लेयर है आपकी वो है फ्रंट एंड लेयर, फ्रंट एंड। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है हमारी बैक एंड, एंड थर्ड होता है हमारा डेटाबेस। देखिए, सो मेनली इन 3 लेयर्स पे हमें इस पे काम करना होता है। सो फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। इसी को हम यहां पर कहते, देखें, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये फ्रंट एंड होता है आपका व्यू पार्ट, या फिर आप इसको कह सकते हो यूआई पार्ट। बैक एंड पार्ट होता है आपका कंट्रोलर पार्ट, और डेटाबेस होता है आपका मॉडल पार्ट। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप डेवलप कर रहे हो, आपको मेनली इसके 3 लेयर्स पे काम करना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, या फिर हम उसको कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब इसी आर्किटेक्चर पे सभी एप्लीकेशंस वर्क करते हैं। अब आपने देखा होगा जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सबसे पहले आपने अभी तक इंस्टाग्राम ऐप को ओपन किया होगा, फेसबुक आपने ओपन किया, तो जब आप देते हो उस पेज पर, जब आप लॉगिन करते हो, तो जो स्क्रीन पर आपको विजिबल होता है कि मुझे यहाँ पर इमेजेस कैसे शो करना है, कौन सी बटन कहाँ पर होनी चाहिए, राइट, ऐसे मल्टीपल बटन्स आपके पास है। सो बटन्स को आप स्टोर करते हो, राइट, टेक्स्ट होता है आपके पास, करेक्ट, टेक्स्ट, देन उसके बाद लिंक्स होती है। तो ये सब कुछ जो उस पेज पर आपको विजिबल है, वो पार्ट होता है आपका यूआई पार्ट। ये कौन सा पार्ट है आपका? यूआई पार्ट है, ये यूजर इंटरफेस, या फिर उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, जैसे अभी हम ये सेल्सफोर्स पे भी आ गए, जो हमें स्क्रीन पे विजिबल है, ठीक है, जो हमें स्क्रीन पर विजिबल है, वो हमारा यूआई पार्ट होता है, फ्रंट एंड पार्ट होता है। यूआई का मीनिंग क्या होता है? यूजर इंटरफेस, राइट। यूआई का मीनिंग क्या होता है गाइस? यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू यूजर्स हमारे एप्लीकेशन में इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यूजर इंटरफेस हमें डिजाइन करना होता है ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो, इजी इंटरफेस रहे, थोड़ा स्टाइलिश इंटरफेस रहे, ऐसे हम डिजाइन करते हैं। अब जब हम किसी एप्लीकेशन पे गए, देन हम अभी इंटरैक्शन यहां पर परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि इसमें बटन को क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, कोई मैं और एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूं, तो जब मैं इंटरैक्शन प्रोवाइड करता हूं,
ठीक है, जब मैं इंटरैक्शन प्रोवाइड करता हूं तो उस इंटरैक्शन के बेस्ड पे जब कोई एक्शन एग्जीक्यूट होती है, जैसे मैंने इंटरैक्शन दिया एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बात करें अभी जब आप फेसबुक पे लॉगिन करने के लिए जाते हो तो आप सबसे पहले लॉगिन पेज पर जाएंगे। यहां पर हमें ऑप्शन मिलेगा कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करो। ठीक है, यही ऑप्शन मिलता है जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम को अभी एक्सेस करने गए यहां से या फिर फेसबुक से। सो इंस्टाग्राम, ठीक है, लॉगिन। सो अगर मैं इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहा हूं, अगर देखिए मुझे इंस्टाग्राम में लॉगिन करना है, सबसे पहले आप क्या जाओगे उसकी वेबसाइट पे, जैसे अभी आप क्या गए login.salesforce.com पे गए, वैसे ही अगर हमें इंस्टाग्राम पर जाना है तो आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं गाइज। हमें लॉगिन पेज पता है सभी को। जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं। जैसे मैं लॉगिन पेज पे गया, अभी जैसे मैं लॉगिन पेज पे गया, अब मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है। देखिए इंस्टाग्राम का पेज है, यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये भी एक पेज है, जैसे मैंने इसको एक्सेस किया, मैं किसी पर्टिकुलर यूआई पे हूं, क्योंकि ये क्या है, मेरा एक वेब पेज है, एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज आ गया। अब इसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, यहां पर उसका लोगो आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे होने चाहिए, सब कुछ। अब आप किसी और वेबसाइट पर जब आप लॉगिन करने के लिए जाते हो, अगर मुझे सेल्सफोर्स पे लॉगिन करने जाना है, देखिए उसका इंटरफेस डिफरेंट है। तो जैसा आपको चाहिए, जिस तरीके का इंटरफेस आप चाहते हो, वैसे आप डिजाइन करते हो। और ये पार्ट होता है हमारा फ्रंट एंड पार्ट, जहां से हम इंटरैक्ट करते हैं, हम रीड कर पाते हैं वेब एप्लीकेशन को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो जो हमें विजिबल होता है गाइस, वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है। अब आप क्या करोगे, इसमें इंटरैक्शन दोगे। ठीक है, आप इसमें फ्रंट एंड बताओगे कि उसका यूजर नेम क्या है, आप इसका पासवर्ड बताओगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो। ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब इस लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है बताइए, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपको एक्सेस मिलेगा। यस, आपके सामने आपका पेज ओपन हो जाएगा। यस और नो, जो आपका अकाउंट है वो ओपन होगा इंस्टाग्राम का, आपका अकाउंट मिलेगा, फोटोज अभी तक उसमें अपलोड किया है वो डेटा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कब, जब ये यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है। अगर मैंने यूजर नेम करेक्ट दिया और पासवर्ड अगर इनकरेक्ट दिया तो क्या होगा गाइस, अगर मैंने यूजर नेम करेक्ट दिया और पासवर्ड इनकरेक्ट दिया, ये पॉसिबिलिटी है करेक्ट। सो अगर हमने गलत यूजर नेम और पासवर्ड दिया तो वो क्या कहेगा कि नहीं, ये आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पासवर्ड का एरर हमें आता है। अब आप मुझे बताओ उसको कैसे पता चला कि हमारा पासवर्ड क्या है, तो वो डेटा उसका ऑलरेडी स्टोर हुआ है। देखिए कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो डेटा उनका ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, तो वो डेटा होता है उनके डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस में। सो जो आपकी इमेजेस आपने अपलोड किया अभी तक वो डेटा मिलता है, कमेंट्स, कितनी लाइक्स आई वो डेटा है, सभी यूजर्स का यूजर नेम, उसका पासवर्ड, सभी डेटा। तो जहां पर भी डेटा स्टोर करने की बात आती है वो हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। अब मैंने इंटरैक्शन दिया, जो मैं इनपुट कर रहा हूं वो उसके पास ऑलरेडी स्टोर है उसके डेटाबेस में। मैंने यूजर नेम प्रोवाइड किया और उसका पासवर्ड प्रोवाइड किया। अब ये सिस्टम क्या करेगा, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक बैकएंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, डेवलपर्स ने उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है कि अगर किसी ने यूजर नेम दिया तो डेटाबेस में से उस यूजर नेम को फेच कर लो। ठीक है, और उसका पासवर्ड भी फेच कर लो। पहले ये चेक करो कि ये यूजर नेम है क्या मेरे सिस्टम में, अगर है तो उसका डेटा फेच कर लो, और जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है और जो मेरे सिस्टम में है, इन दोनों पासवर्ड को मैच करो। अगर ये पासवर्ड मैच होता है तो आपको एक्सेस मिलेगा, लेकिन यूजर नेम तो आपने प्रॉपर दिया, लेकिन सिस्टम में पासवर्ड डिफरेंट है, आपने डिफरेंट पासवर्ड अगर एक्सेप्ट किया, एंटर किया, तो आपको देगा इनकरेक्ट पासवर्ड का एरर, इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर मैंने कोई ऐसा यूजर नेम प्रोवाइड किया जो उसके सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे एरर देगा यूजर नेम नॉट फाउंड।
तो क्या हो रहा है, मतलब जिस तरीके से आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, राइट, जिस तरीके से आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसी तरीके से कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, बैकएंड में कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो लॉजिक लिखा होता है, जो लॉजिक लिखा होता है कि कब एक्सेस देना है, कब एक्सेस नहीं देना, जितना भी आपका लॉजिकल पार्ट होता है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं बैकएंड में, ठीक है, बैकएंड, या फिर हम उसको कहते हैं कंट्रोलर। देखिए, तो सिंपल सा अगर मुझे लॉगिन फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी मुझे फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इन तीनों की जरूरत पड़ी गाइस। देखिए, सो फ्रंट एंड भी हमें इंप्लीमेंट करना है, सो फ्रंट एंड की हमें जरूरत पड़ी, देन बैक एंड की हमें जरूरत पड़ी और डेटाबेस की हमें जरूरत पड़ी। सो तीनों का यूज क्लियर हो गया सभी को। जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो जो पेज आपके सामने आता है, जो पार्ट आपको विजिबल होता है वो होता है आपका फ्रंट एंड पार्ट। लेकिन जब आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो जिस तरीके से आप इनपुट कर रहे हो वैसे ही कुछ एक्शंस परफॉर्म होती है। तो उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो लॉजिक हम इंप्लीमेंट करते हैं वो लॉजिक इंप्लीमेंट होता है आपके बैक एंड पार्ट में। और जहां पर भी हमें डेटा स्टोर करने की बात आती है, जो भी हमारा डेटा होता है, कि जब आप फेसबुक में अगर आपने 10 साल पहले भी कोई इमेज अपलोड किया होगा वो इमेज अभी भी आपको यहां पर मिलेगी। तो वो क्यों? क्योंकि वो डेटा स्टोर हुआ है उसके डेटाबेस में। तो वो जब भी आप एक्सेस करोगे वो डेटाबेस से डेटा आपको फेच करके देगा। तो हर एप्लीकेशन में हमें इन तीनों लेयर्स पे काम करना होता है गाइस, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। पहले ये बताइए तीनों लेयर्स क्लियर है आपको? फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, ये क्लियर हुआ गाइस? बताइए आदित्य, दिव्यानी, यस सर। यस, ओके। यस सर। अब अगर मुझे ये तीनों लेयर्स क्लियर है, अब देखो हम सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं डिस्कस कर रहे। आप आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कैसे, अब आप देखो सिर्फ जावा डेवलपर या सिर्फ सेल्सफोर्स डेवलपर ऐसे नहीं बनना है, हमें बनना है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब ऐसा डेवलपर जो कोई भी टेक्नोलॉजी को इजीली स्विच कर सकता है। और आईटी में हमें ये कंसेप्ट पता होनी ही चाहिए, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी में सेम ही कंसेप्ट है, बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज चेंज होंगी, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज होंगी, कुछ फ्रेमवर्क्स चेंज होंगे बस। अब तो आप चाहे जावा में काम कर रहे हो या आप चाहे डॉटनेट में काम कर रहे हो, कहीं पर भी, या आप सेल्सफोर्स में काम कर रहे हो, हर एप्लीकेशन में जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें हमें तीनों लेयर्स पे काम करना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। तो आप चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज करो। अब अभी हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स के बारे में। अगर हम इन जनरल बात करें सो आपको पता होगा गाइस कि फ्रंट एंड के लिए क्या क्या यूज होता है, बैक एंड के लिए क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है, या डेटाबेस में क्या चीजें यूज होती है। किसी को आइडिया है इनके बारे में? फ्रंट एंड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बैक एंड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ आइडिया है आपको गाइस? फ्रंट एंड के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? निकिता, दिव्यांश बताइए। HTML, Java. CSS, JavaScript. HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। राइट। आपने अभी सुना होगा जैसे एंगुलर है, करेक्ट? React. Yes, sir. ये एडवांस फ्रेमवर्क्स है। सबसे पहले जब हम कोड करते थे कोई भी एप्लीकेशन में जिसका फ्रंट एंड हम इंप्लीमेंट करते हैं, इन तीनों में होता है। लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट के ये फ्रेमवर्क है। अभी जो हम कंपोनेंट इंप्लीमेंट करते हैं, जो एप्लीकेशंस, जो वेब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होते हैं और वो डायनामिक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट होता है। अब बैकएंड की बात करें सो बैकएंड में आपने जैसे जावा के बारे में सुना होगा या पाइथन के बारे में आपने सुना होगा, या अगेन जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क यूज होता है नोड जेएस वगैरह यूज होता है। डेटाबेस में आपने सुना होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस, करेक्ट, मंगोडीबी डेटाबेस। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है गाइस जो हम फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, मार्केट में आपको कुछ ऐसे डेवलपर्स मिलते थे जिनकी प्रोफाइल थी फ्रंट एंड डेवलपर, ऐसे डेवलपर्स जो सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करते हैं, कुछ ऐसे डेवलपर जो सिर्फ बैक एंड पे काम करते हैं, और कुछ ऐसे डेवलपर जो सिर्फ डेटाबेस पे काम करते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। लेकिन अभी करंट मार्केट सिनारियो में आपको सिर्फ मिलेंगे फुल स्टैक डेवलपर। क्यों ऐसा?
क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी रिसोर्सेस को हमेशा क्या होती है, कम करती है। जैसे अगर मेरे पास मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, तो अगर मैं 3 लेयर्स पे काम कर रहा हूं तो मुझे 3 डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, फ्रंट एंड के लिए एक, बैक एंड के लिए एक, डेटाबेस के लिए एक, राइट। लेकिन अभी करंट मार्केट सिनारियो में कॉस्ट कटिंग के लिए कोई भी कंपनी ऐसा डेवलपर ढूंढेगी जिनको तीनों चीजों का नॉलेज है, जिसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज है, बैक एंड का भी नॉलेज है और डेटाबेस का भी नॉलेज है, राइट। सो अभी मार्केट में जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हो, इसीलिए हमें उस टेक्नोलॉजी में माहिर होना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। कंपनीज को पता है आप नहीं कर रहे हो तो आपसे बेहतर हमें कैंडिडेट मिल जाएगा। इसीलिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, तो प्रॉपरली जितना आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो सब कुछ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया इन जनरल। अब बात करते हैं हम लोग सेल्सफोर्स में। सो सेल्सफोर्स में भी तो ये तीनों लेयर्स होंगे हमारे पास, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। लेकिन फ्रंट एंड में तो 2 ऑप्शंस मैंने बताया आपको, देखिए फ्रंट एंड, देन बैक एंड और डेटाबेस। सो सेल्सफोर्स में भी यही तीनों चीजें हैं। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है हमारे पास सेल्सफोर्स में, कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बिना कोडिंग के आप फ्रंट एंड को भी कस्टमाइज कर सकते हो, बैक एंड को भी और डेटाबेस को भी। देखिए कैसे, तो इसके लिए फ्रंट एंड में है हमारे पास, देखिए पेज लेआउट का ऑप्शन आता है, पेज लेआउट्स, ठीक है। आप बटन्स बना सकते हो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के, ठीक है, कोई भी कोडिंग नहीं। आपको बटन्स ऐड करना है, बटन्स ऐड कर सकते हो, पेजेस बनाने हैं, पेजेस कर सकते हो, उससे कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके लिए इसके बाद और हमारे पास ऑप्शन होता है ऐप बिल्डर का, ठीक है, ऐप बिल्डर, जिसमें आप कंप्लीट पेज लेआउट को या पेज के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। तो ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है बिना कोडिंग के, ठीक है। देन बैकएंड में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑटोमेशन टूल्स है, ठीक है। जैसे को मुझे कोई ईमेल शेयर करना है या कोई भी मुझे एप्लीकेशन में ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, तो मैं ऑटोमेशन टूल्स का यूज कर सकता हूँ। मुझे कोई डेटा को वैलिडेट करना है तो हम वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं, सब कुछ बिना किसी कोडिंग के। फिर आता है डेटाबेस, तो यहाँ पर होता है हमारे पास डेटा मॉडलिंग, ठीक है, डेटा मॉडलिंग पार्ट है, ठीक है। हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के, ये सभी यूआई का पार्ट है, ठीक है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑब्जेक्ट्स में आप डेटा मॉडलिंग बना सकते हो, ठीक है। फिर आप वहां पर क्या कर सकते हो, 2 ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वही चीज अगर हम जावा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें डेटाबेस में कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, हमें वहां पर टेबल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली यूआई से ही ये सारी चीजें मैनेज करोगे। डेटा को स्टोर करने के लिए आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, उसमें रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ। अब ये हो गया हमारा कुछ बेसिक पार्ट जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स के अंदर है, और ये सभी फंक्शनैलिटीज आप बिना कोडिंग के इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन जो बिना कोडिंग के हमारा काम होगा वो सिर्फ लिमिटेड काम होगा, जो दिया है सेल्सफोर्स ने सिर्फ वही होगा। लेकिन अगर क्लाइंट्स की हमें इससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है कि उनको एक ऐसा पेज चाहिए, ठीक है, एक ऐसा पेज चाहिए जहां पर बहुत सारी एक्शंस हो, कि मैं बटन को क्लिक करूं, फिर एक पेज ओपन हो, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो, फिर मैं उसको जब क्लिक कर रहा हूं तो उसके रिजल्ट मुझे शो हो। ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। कि फीडबैक का फॉर्म आना चाहिए, वहां पर मैं कुछ इनपुट करूंगा, वो मुझे आउटपुट आना चाहिए। तो अब ये ऐसी फंक्शनैलिटी है जो सेल्सफोर्स में आप इन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट का यूज करके नहीं कर सकते। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से ये पॉसिबल नहीं होता। तब हम जाते हैं गाइस सेकेंड पार्ट पे, जो होता है हमारा कस्टमाइजेशन पार्ट, ठीक है, कस्टमाइजेशन। और कस्टमाइजेशन का मीनिंग क्या है, कस्टम डेवलपमेंट, जिसमें हम कोड करते हैं। सो अगेन यहां पर भी सेम, फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें HTML का यूज करना है, CSS का यूज करना है, जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल पे हमें चाहिए, जो हम ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है यहाँ पे, ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। जैसे वेब डेवलपमेंट में जब आप कोई कंपोनेंट बनाते हो, रिएक्ट में आप बनाते हो या एंगुलर में, वैसे ही सेम यहाँ पर है हमारे पास लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ठीक है। बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है जो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
ठीक है, बैकएंड को डेवलप करने के लिए, कोड लिखने के लिए। फिर डेटाबेस के साथ जब आप इंटरैक्ट करते हो, हमें क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत है। जैसे यूआई के थ्रू मैं कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है, डेटा को मैं चेक कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। वैसे ही मुझे दूसरा एक पेज चाहिए जहां पर मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा को फेच कर पाऊं, मैं उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाऊं। तो जब आपको डेटा के साथ इंटरैक्शन परफॉर्म करना है डेटाबेस के साथ, तब हमें जरूरत पड़ती है क्वेरी लैंग्वेज की। जैसे आपने क्वेरी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अदर टेक्नोलॉजीज जब आप डिस्कस करते हो तब आपको इंप्लीमेंट करना होता है। लेकिन सेल्सफोर्स ने क्या किया, सेल्सफोर्स ने ये खुद की लैंग्वेजेस बनाई है, ये खुद के फ्रेमवर्क्स बनाए, खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई, वैसे ही खुद की क्वेरी लैंग्वेजेस भी बनाई। तो यहां पर हम यूज करते देखे एसओक्यूएल, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। तो ये चीजें हैं, तो ये हमें इंप्लीमेंट करना होता है गाइस सेल्सफोर्स में। सो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये सभी फंक्शनलिटी। अब आप चाहो किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, यही चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ क्या होगा, थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज होंगी, कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस चेंज होंगी, लेकिन बाकी कंसेप्ट हमारा सेम ही मिलेगा आपको, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है गाइस। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस। और कोई भी इसका टेंशन मत लीजिए कि हमें कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो कैसे करेंगे, कैसे होगा। ये सब कुछ मेरी गारंटी है, जो मैं आपको जीरो से लेकर, ठीक है, जीरो से लेकर कोडिंग में मास्टर बना दूंगा। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैंने आपको बताया, डेली आपको प्रैक्टिस करना है गाइस। और एक बार अगर आपने ये टेक्नोलॉजी अच्छे से समझा, तो आप देखना कि आपको ग्रोथ कितनी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बस आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, लेकिन अगर उस पर काम नहीं कर रहे हो तो ही दिक्कत आती है। लेकिन प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितना हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और आप इजीली अच्छा जॉब ले सकते हो और उस पर काम भी करोगे। और एक बार अगर आपके पास ये स्किल्स आ गई, उसके एक्सपीरियंस आ गए, तो देखो फिर आपको जितना पैकेज आप एक्सपेक्ट चाहते हो उतना पैकेज आपको मिलेगा। लेकिन इसीलिए पहले मेहनत पर ध्यान देना पड़ता है हमें, ठीक है, क्योंकि आपका पैकेज कंप्लीटली डिपेंड है आपके स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बस कोई भी आएगा और कंपनी किसी को भी पैकेज दे देगी कितना भी, राइट। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, एक बार ये बेसिक आपके स्ट्रांग हो गए, फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग हो गया, तो आप ज़्यादा देर तक आप इंडस्ट्री में एक बड़े लेवल तक जा सकते हो। लेकिन जिनका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, तो वो थोड़े से भी गए प्रोजेक्ट पर काम करने लगे तो बस वहीं से वो घबरा जाते हैं, ठीक है, उसको समझ में नहीं आता। और फिर उसमें क्या होता है, जो ऐसे स्टूडेंट है जो कर लेते हैं, ठीक है, प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, कर पाते हैं काम, या फिर मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, तो वो कैसे भी करके टाइम निकाल के अपना प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन फिर भी दिक्कत आती ही हमें। इसीलिए आपके पास जो अभी टाइम है, आने वाले 4 महीने, ठीक है, आपको प्रॉपरली आपको मेहनत करना है गाइस। जितना टाइम आप देना चाहते हो बस अपना 100% दो अभी, ठीक है। सो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में इंप्लीमेंटेशन, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से, मतलब आपके एडमिन पार्ट में, ठीक है, एडमिन पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब फ्रंट एंड भी यहाँ पर इंप्लीमेंट है, बैक एंड भी है। बैक एंड मतलब कैसे, क्योंकि जो लॉजिकल पार्ट है वो किस पर अप्लाई होगा, डेटा पे। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, तो इसीलिए अब हमें सेल्सफोर्स में डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सेल्सफोर्स में हम डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं, सो मतलब हमें स्टार्ट करना क्या है यहाँ पर, डेटा मॉडलिंग। हम सेल्सफोर्स में डेटा मॉडल डिजाइन करना चाहते हैं, सो डेटा मॉडलिंग। लेकिन मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैं आपको सब कुछ बेसिक से पढ़ाऊंगा, और रिक्वायरमेंट समझना है, उसके पीछे का लॉजिक क्यों प्रोवाइड किया, क्या इससे बिजनेस रिक्वायरमेंट सॉल्व होती है। ऐसे मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बस मैंने हेडिंग डाल दिया और उसके बारे में बस ये ऐसा होता है और ऐसे उसको बना के दे दिया, बस कॉपी पेस्ट की तरह। ऐसे नहीं, समझना चाहिए, ताकि जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है, और उस पर काम भी अच्छे से कर पाओ। उसके पीछे के रीजंस आपको पता होने चाहिए। सो डेटा तो मुझे स्टोर करना है गाइस, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। हम डेटा मॉडलिंग डिजाइन कर रहे हैं, सेल्सफोर्स में हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं अभी, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे बताइए डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, क्या होता है डेटा।
आदित्य, अजीत, दिव्या, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, राइट। डेटा मीन्स क्या है? एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपके लिए डेटा है। अब ये डेटा टेक्स्ट हो सकता है, ये डेटा नंबर हो सकता है, ये पिक्चर हो सकता है, राइट, ये वीडियो हो सकता है या ये ऑडियो हो सकता है। ये सब कुछ क्या है? हमारा डेटा है, ठीक है, सब कुछ हमारा डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं इस इंफॉर्मेशन को? हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर क्यों करते हैं? अभी आप देखो डेटा से रिलेटेड कितनी to अपॉर्चुनिटीज process आती some है डेटा से operation, रिलेटेड। हाँ, यस अजीत। to process some operation, ओके, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ओके, और उसको डेटा को कैटेगराइज करने के लिए। डेटा को कैटेगराइज करने के लिए, ओके, और फ्यूचर पर्पस के लिए। राइट, फ्यूचर पर्पस के लिए वो डेटा हम यूज करते गाइस, ठीक है। सो मेन रीजन क्या है? हम इस डेटा को फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। इससे हम कुछ एनालिसिस निकाल सकते गाइस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस डेटा से हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, राइट, डेटा के रिलेटेड, देन हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। सो सब कुछ डिपेंड करता है डेटा पे, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा है तो उस डेटा से हम डिसीजंस ले सकते हैं, हम उस डेटा से कुछ एनालिसिस करके कुछ नए डिसीजंस ले सकते हैं। इसीलिए हर बिजनेस के लिए, ठीक है, डेटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है और हमें इस डेटा को स्टोर करना है ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर पाए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई भी क्लास का एग्जाम्पल लो या ट्यूशंस का एग्जाम्पल लो, तो कितने स्टूडेंट्स है क्लास में अंदर, टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स ने पास किया, कितने स्टूडेंट्स ने वहां पर एनरोल किया, ठीक है, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ठीक है, तो वहां से हाईएस्ट कितने थे, लोएस्ट कितने थे। तो अगर मेरे पास डेटा है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का कि कितने अटेंड किया और कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो मैं उस डेटा से कुछ एनालिसिस कर सकता हूँ। एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और उसी डेटा से आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो, राइट। अब सो डेटा तो क्लियर हो गया कि डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे डेटा को स्टोर करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि डेटा को स्टोर कहाँ पे करते हैं हम लोग? डेटा को स्टोर कहाँ पे करते हैं? क्लाउड। डायरेक्टली तो आप क्लाउड, अभी तक किसी ने डायरेक्टली क्लाउड यूज किया क्या? नहीं। डेटाबेस में स्टोर करते हैं। डेटाबेस में स्टोर करते हैं, राइट। सिंपल क्या है, वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। आपने ये टर्म सुना होगा, कॉलेज के डेटाबेस होते हैं। जब आपने कॉलेज में गए होंगे तो आपका डेटा उनके सिस्टम में होता है, मतलब उनके डेटाबेस में होता है, ताकि जब भी आप जाते हो उनके अकाउंट के सेक्शन में, तुरंत आप बताओ कि सर मेरी कितनी फीस पेंडिंग है, वो तुरंत आपको बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डेटाबेस में आपके डेटा है। तो इसको प्रॉपरली स्टोर करना जरूरी है। सिर्फ डेटा होने से काम नहीं होगा। अगर डेटा है लेकिन अगर मैंने उसको स्टोर अच्छे से नहीं किया तो मैं उसको प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। सो डेटाबेस का यूज क्या है? जहां पर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं डेटाबेस को? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर ये डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में है तब जाके आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, या फिर कोई भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो डेटा पे। किसी को सेंड करना है डेटा, आप सेंड कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उस डेटा को ढूंढते ही रह जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं डेटा, राइट। सो इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं डेटा को डेटाबेस में। अब डेटाबेस में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, इसीलिए हम डेटाबेस को ये भी कहते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। इसीलिए हम डेटाबेस को कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी कहते हैं। अब टेबल कैसे? ये टेबल होता है डेटाबेस का, ठीक है। ये हमारा जो टेबल होता है वैसा नहीं, ये डेटाबेस टेबल है जिसमें होते हैं हमारे पास रोज एंड कॉलम्स। ये डेटाबेस होता है टेबल, रोज एंड कॉलम्स का, ये होता है डेटाबेस का टेबल। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? स्टूडेंट का नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस, फोन,
इन उसका टोटल एड्रेस, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट। और जैसे मेरे पास डेटा आएंगे, अब मैं एक एक कॉलम में डेटा ऐड करके रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। सो जैसे राज का ईमेल एड्रेस, तो add@gmail.com, उसका फ़ोन नंबर, देन उसका एड्रेस, सो देन पुणे, देन 88 एंड उसका जिन ईमेल एड्रेस हो कुणाल। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड्स की एंट्री करेंगे, एक एक फील्ड में डेटा ऐड करके रिकॉर्ड की एंट्री बनेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट टेबल। सपोज करो कि ये स्टूडेंट टेबल है। बना कैसे ये टेबल? टेबल में क्या होते हैं हमारे पास? रोज एंड कॉलम्स। टेबल में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। सो मुझे बताइए, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, ये सब क्या है? रोज और कॉलम्स। क्या है ये? रोज और कॉलम्स। बताइए कॉलम्स। क्या है हमारे? कॉलम्स। जो है वर्टिकल जो हमारे होते हैं वो हमारे कॉलम्स है, ठीक है। सो ये जो नेम है, ईमेल, फोन, एड्रेस, ये हमारे कॉलम्स होते हैं गाइस, ठीक है, कॉलम्स। और इन कॉलम्स में जब आप डेटा ऐड कर रहे हो तो ये क्या बन रहे हैं उससे हमारे पास? रोज। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे। तो टेबल में क्या होता है? मेनली टेबल में हमारे पास होते हैं रोज एंड कॉलम्स। देखिए, सो अगर हम बात कर रहे हैं टेबल्स की, तो टेबल से क्या होता है, जब ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते तो हमारा एक डेटाबेस बनता है। ये हो गया डेटाबेस। इस डेटाबेस में ऐसे मल्टीपल टेबल्स होंगे, स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, कोर्सेज का टेबल, टीचर्स का टेबल, जैसे मल्टीपल टेबल्स का एक कलेक्शन होता है आपका डेटाबेस, राइट। ये कंसेप्ट है। और ये टेबल कैसे हो रहा है? टेबल की अगर हम बात करें डेटाबेस में, देखिए, सो डेटाबेस में अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मुझे टेबल्स की जरूरत होती है। सो इन डेटाबेस, डेटा अगर मुझे स्टोर करना है तो क्या करना होता है? हमें टेबल्स बनाने पड़ते हैं, राइट, टेबल। अब इस टेबल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? कॉलम। और जब इन कॉलम्स में आप एक एक रिकॉर्ड एंट्री करते जाओगे, डेटा ऐड करते जाओगे, तो क्या बनेगा? एक रो बनेगी, करेक्ट। सो टेबल, देन कॉलम्स एंड रोज। अब सेल्सफोर्स में भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। सेल्सफोर्स भी एक एप्लीकेशन है, सेल्सफोर्स में भी हम डेटा स्टोर करेंगे, जिस भी इंडस्ट्री के रिलेटेड डेटा है। हो सकता है कि मैं उसको एडटेक प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे हमने काम किया था सिंपली लर्न पे, आपको पता होगा सिंपली लर्न एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर है, राइट। तो उसके लिए भी हमने काम किया था सिंपली लर्न पे। तो उस पर भी सेम रिक्वायरमेंट्स है। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, स्टूडेंट का डेटा कैसे आएगा, कैसे मैनेज होगा, तो उनकी बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से हमें ऐसे इंप्लीमेंट करके देना होता है। सो जब सेल्सफोर्स में भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, लेकिन कंसेप्ट तो सेम है। अगर डेटा स्टोर कर रहे हो आप डेटाबेस में, तो उसमें टेबल्स होंगे, कॉलम्स होंगे, रोज होंगे। सो वही कंसेप्ट आपके सेल्सफोर्स में भी यूज होता है, लेकिन सेल्सफोर्स में टर्मिनोलॉजीज यहां पर डिफरेंट दिया इन्होंने। देखिए, डेटाबेस कहेंगे, और सेल्सफोर्स में जैसे डेटाबेस में होते हैं हमारे पास टेबल्स, तो सेल्सफोर्स में हम उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेल्सफोर्स में हम उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो सेल्सफोर्स में अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मुझे क्या क्रिएट करना होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं अगर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो मुझे सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में डेटा चाहिए, तो इसीलिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम उसको टेबल नहीं कहेंगे, बाकी डेटाबेस में उसको क्या कहते हैं? टेबल। लेकिन सेल्सफोर्स में क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। इंटरनली वो टेबल ही है, लेकिन नाम क्या दिया हमने उसके लिए? ऑब्जेक्ट। अब जो कॉलम्स होते हैं हमारे पास, जब आप जिसमें डेटा ऐड करके एक रिकॉर्ड बनाते हो, तो उन कॉलम्स को सेल्सफोर्स में हम कहते हैं फील्ड्स। क्या कहते हैं हम उसको? फील्ड्स। अब जब आप इन फील्ड्स में एक एक वैल्यू एंटर करोगे, नेम, ईमेल, फोन, तब हमारे पास बनते हैं रिकॉर्ड्स। देखिए, सिंपल है। सो सेल्सफोर्स में हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में फिर हम फील्ड्स बनाएंगे, और फील्ड्स में जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तब बनेंगे हमारे रिकॉर्ड्स। तो ये सेम कंसेप्ट है जो डेटाबेस में यूज होता है, कि डेटाबेस में अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो मुझे टेबल क्रिएट करना होगा, टेबल में कॉलम्स बनाते हैं, और कॉलम्स में जब हम डेटा ऐड करेंगे तब हमारे रोज बनेंगे। वैसे सेम
सेल्सफोर्स में जब हम इसे यूज करते हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाते हैं और उस पर रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो वैसे ही सेम कंसेप्ट हो गया। अब ये सेल्सफोर्स में इसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट टेबल कहेंगे क्या? नो, सेल्सफोर्स में हम उसको कहेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसे? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट सेम है। कॉलम्स को क्या कहेंगे हम सेल्सफोर्स में? फील्ड्स। तो जैसे ये नेम हो गया, ईमेल एड्रेस, फोन एड्रेस, इसे क्या कहेंगे हम लोग? फील्ड्स कहेंगे। जब मैं ऐसे फील्ड में डेटा एंटर कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने और एक डेटा ऐड किया यहाँ पर, साहिल, ठीक है, देन उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस, तो क्या बन गया मेरा सेल्सफोर्स में? एक रिकॉर्ड। ठीक है, तो सेल्सफोर्स में क्या कहते हैं हम उसे? रिकॉर्ड। देखिए कितना सिंपल है, सेम कंसेप्ट है लेकिन टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दिया है सेल्सफोर्स के अंदर। सो अब यस गाइस, कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। अब यस तो सेल्सफोर्स को जब हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अब हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए ये एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने वाले हैं। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मतलब एक इट टेक के लिए, ठीक है, इट टेक, एक इट टेक के लिए हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे डेटा मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। जब भी आपको कोई एप्लीकेशन पे काम करे तो उसका डेटा मॉडल होना चाहिए। क्या क्या डेटा मॉडल होगा? क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमें? स्टूडेंट का डेटा चाहिए होगा, देन उनके कोर्सेज का डेटा चाहिए होगा कि क्या क्या कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद टीचर्स कौन कौन है, तो टीचर्स का डेटा, देन दूसरे स्टाफ का डेटा, ठीक है, देन कितने डिपार्टमेंट्स है आपके पास, तो उनके डिपार्टमेंट्स का डेटा, करेक्ट। देन जैसे बुक्स अगर है या फिर कोई ऐसे सिंपल कोर्सेस है तो वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई वेबिनार्स हो सकते हैं। तो ऐसे सभी डेटा को हमें सेल्सफोर्स में स्टोर करना पड़ेगा। सो मतलब इनके लिए क्या क्रिएट करना होगा अब हमें सेल्सफोर्स में? अगर मुझे ये डेटा स्टोर करना है तो क्या करना होगा? अगर मुझे स्टूडेंट डेटा स्टोर करना है तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, ये कॉमन है जो हर इंडस्ट्री में यूज होगी। तो अगर मेरे पास जो लीड आती है, लीड, ये क्या होते हैं? आपके पोटेंशियल कस्टमर्स। अब ये हर इंडस्ट्री में आएगा, यस और नो? तो ये कॉमन नीड हो गई हर बिजनेस की। तो ये सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया लीड। तो लीड को क्या कहेंगे हम लोग सेल्सफोर्स में? देखिए जैसे आप लॉग इन होंगे तो आप चेक करो तो कुछ डेटा आपको ऑलरेडी मिलता है। जैसे मैंने कहा कि सेल्स कॉमन है हर बिजनेस के लिए, मार्केटिंग कॉमन है, सपोर्ट, सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है उसकी, लेकिन ये रिक्वायरमेंट तो है, तीनों डिपार्टमेंट क्यों नहीं। तो यहां पर अगर आप आओगे ऐप लॉन्चर पे, इसको हम कहते हैं ऐप लॉन्चर। यहां से आप सर्च करो सेल्स, ठीक है, सेल्स को सर्च करो और इसको क्लिक करके आप करो ओपन। तो मैंने क्या किया, यहां पर सेल्स ऐप को ओपन किया। जैसे ही हमने सेल्स ऐप को ओपन किया, आप देखिए लीड पे क्लिक किया हमने, देखिए अब मुझे लीड की इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही है। सो लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे एंड अब देखिए सो ऑल ओपन लीड्स, ये कुछ डमी डेटा सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड करता है हर एक ऑर्ग के लिए। आपने ऑर्ग बनाया, आपकी ऑर्ग में भी ये डमी डेटा है। अब आप मुझे बताओ लीड में हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं। जब भी हमें डेटा स्टोर करने की जरूरत आती है क्या बनाते हैं हम लोग? उसके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मतलब लीड क्या है हमारे लिए? यहां पर क्या है ये लीड? गाइस ऑब्जेक्ट है, यस और नो? यस लीड ऑब्जेक्ट है हमारा। यस निकिता, हाँ बोलिए निकिता, कोई क्वेश्चन है आपको? गाइस क्लियर है? लीड क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, ये सब क्या है? क्या कहेंगे हम इन्हें? फील्ड्स। फील्ड्स, राइट। ये सब क्या है? हमारी फील्ड्स। सो लीड ऑब्जेक्ट, देन उस ऑब्जेक्ट पर बनाते हैं फील्ड्स, और जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे एक एक फील्ड में हमें डेटा ऐड करना होता है। देखिए इसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, इस फील्ड में डेटा ऐड कर रहे हैं। तो फील्ड में डेटा ऐड करने से क्या क्रिएट होंगे हमारे? क्या कहेंगे हम उसको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है हमारे?
रूल्स। राइट, क्या कहेंगे, रिकॉर्ड्स, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। तो सिंपल डेटाबेस अगर होता तो लीड टेबल, देन ये होते हमारे कॉलम्स और ये होते हमारे रोज। लेकिन सेल्सफोर्स में हम इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, कॉलम्स मतलब फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। सो ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, तो तीन चीजें आपको समझ में आया है, ऑब्जेक्ट, फील्ड्स और रिकॉर्ड्स, राइट। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया, जो ऑलरेडी या फिर किसी भी बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट थी, जो सेल्सफोर्स ने समझ लिया ऑलरेडी कि अगर कोई भी बिजनेस इसको यूज करेगा तो क्या करता हूं मैं, कुछ चीजें उसके लिए प्रोवाइड कर देता हूं ताकि उनका टाइमिंग सेव हो। तो वो चीजें सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया। अब ये भी सेम क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आप देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। सो क्या मीनिंग हुआ ऑब्जेक्ट का, बताइए क्या मीनिंग हुआ ऑब्जेक्ट का। Standard. In Salesforce, objects are nothing but a database tables where we store the data, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल, ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो डेटा को स्टोर करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब एक चीज आपको समझना है, सेल्सफोर्स ने कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया, यस और नो, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड किया। तो ऐसे ही सेल्सफोर्स के हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सो सेल्सफोर्स में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सिंपल मीनिंग है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मींस जो ऑब्जेक्ट्स सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, जो कॉमन नीड थी बिजनेस की, उसको स्टोर करने के लिए सेल्सफोर्स ने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए, जैसे कि लीड ऑब्जेक्ट दिया, अपॉर्चुनिटीज, मैंने कहा हम कैंपेन्स रन करते हैं तो कैंपेन्स की इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑलरेडी अभी यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स अभी इस एनवायरमेंट में है तो वो सभी आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हुए। लेकिन जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। जो आप बनाओगे उसे क्या कहेंगे, कस्टम। जो डेवलपर बनाता है एज पर द बिजनेस नीड। तो जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो क्या कहेंगे स्टैंडर्ड के बारे में, बताइए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। the objects provided by Salesforce is called standard object। एग्जाम्पल बता सकते हो आप, जैसे लीड ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद जैसे केस ऑब्जेक्ट हो गया, कैंपेन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, मल्टीपल है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब आता है हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे। अब कस्टम ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, अब जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड नहीं किया, जैसे मैं अगर एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो सेल्सफोर्स ने वो प्रोवाइड किया गया मुझे कि स्टूडेंट का डेटा, टीचर्स का डेटा, ट्रेनर्स का डेटा, नहीं, क्योंकि वो सब कुछ तो नहीं करके रख सकते। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी अब आपके बिजनेस की, आप अपने बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि सेल्सफोर्स ने आपको ऑप्शन दिया है, आप उसको कॉन्फ़िगर करो, कस्टमाइज करो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अब आ गए हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट पे। तो कस्टम ऑब्जेक्ट क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय डेवलपर्स और अस, मतलब कौन, सेल्सफोर्स डेवलपर्स, क्रिएटेड बाय डेवलपर्स एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। सो एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो जैसे रिक्वायरमेंट मिलेगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हो, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए अभी हमें जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, कोर्सेस ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए है, अगर आप किसी हेल्थ केयर के लिए बना रहे हो तो डॉक्टर का है, ठीक है, टीचर्स,
तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये सभी आपके हो गए कस्टम ऑब्जेक्ट। जो आप बनाओगे वो कस्टम ऑब्जेक्ट है, जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया वो हो गए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ। अब हमें इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब हो गया हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट कि यहाँ से हर एक चीजें अब हमें इंप्लीमेंट करना है। सो कस्टम ऑब्जेक्ट्स अब हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं ईडटेक प्लेटफॉर्म के लिए एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आई मुझे कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ जो है मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। क्लियर है? सो ध्यान दीजिए। तो ये हो गया मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट जो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अब आ गए आप, सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे तो आप इस पेज पर आते हो, राइट। सभी ने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ये बताइए मुझे। आदित्य, अजीत, दिव्यानी, घनश्याम, कल्याणी, निकिता, रितु, रोहन, सचिन, सागर, सौरभ, सूरज। बताइए मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप पे ये मिला था स्क्रीनशॉट, लेकिन स्टूडेंट का नहीं मिला। सिर्फ 3 ही स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किया गाइस, बताइए मुझे। किया प्लीज अब आप उसको इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। अब देखिए देखिए, सो जैसे आप इंप्लीमेंट करते हो गाइस, अब ये हमारा होम पेज है, ठीक है, होम पेज। अब मुझे इंप्लीमेंटेशन करना है, तो जितना भी आपने ऑब्जेक्ट के रिलेटेड या कोई भी नेविगेशन से रिलेटेड जो डेटा है, आपके डेटा से रिलेटेड, वो होता है इस ऐप लॉन्चर में, ठीक है। इसमें होते हैं आपके एप्स एंड टैब्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऐप लॉन्चर। तो आप इस ऐप लॉन्चर का यूज कर सकते हो नेविगेशन के लिए, ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जैसे सेल्स को ओपन करेंगे, जैसे सेल्स में लीड ऑब्जेक्ट है तो मैं डायरेक्टली ऐसे लीड को सर्च कर सकता हूँ, तो मुझे लीड ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ से इसे लीड को ओपन करूंगा, ठीक है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाना है तो वो कैसे बनेगा, देखो इसके लिए आपको आना होगा ये गियर आइकन पे, ठीक है। गियर आइकन पर आ गए, यहाँ से आप आ जाओगे इन सेटअप पे। तो सेटअप में आ जाना है आपको। जैसे सेटअप पे आपने क्लिक किया, ठीक है, होम पेज पर आ जाओगे सेटअप के। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑब्जेक्ट मैनेजर, ओपन करिए उसको, क्लिक करिए ऑब्जेक्ट मैनेजर को। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या कस्टम ऑब्जेक्ट हो, सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट हमें मिलती है ऑब्जेक्ट मैनेजर में। 52 प्लस आइटम्स मुझे बता रहा है, मतलब 52 प्लस इतने ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास सेल्सफोर्स में जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है। और जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए जल्दी, क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को? सौरभ, सागर, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसका टाइप पता चल रहा है हमें, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है। हमने अभी तक एक भी कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो अब हमें इसमें कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर डेटा को स्टोर कर पाए। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखिए, सो क्रिएट पे आ गए, कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो क्रिएट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, ओके। सो आ गए यहाँ पर कस्टम ऑब्जेक्ट पे। अब इसके बाद तो अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मुझे इनको प्रोवाइड करना है लेबल, कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए जो आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। मुझे किस नाम से बनाना है ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट नाम से। एग्जाम्पल उन्होंने बताया जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट है, वैसे किस नाम का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए? मुझे चाहिए स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट, तो मैंने उसको नेम दे दिया स्टूडेंट। ध्यान रखो, अभी लेबल हमने प्रोवाइड किया। ये जो फील्ड है हमारी ऑब्जेक्ट नेम की, ध्यान देना, मैंने सिर्फ लेबल दिया। जैसे मैं अभी बाहर क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट नेम की फील्ड पॉपुलेट हो गई। देखिए सेम नाम से जो मैंने लेबल दिया था वही यहाँ पर आ गया। ये फील्ड होती है हमारी एपीआई नेम, इस फील्ड को हम कहते हैं एपीआई नेम फील्ड, ठीक है। ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो फिलहाल के लिए, जो नाम मैंने यहाँ पर दिया लेबल में वही नाम ऑब्जेक्ट नेम की फील्ड में चला गया। अब इन्होंने कहा कि अब प्लूरल लेबल बताओ।
प्लूरल लेबल मतलब सिंगुलर और प्लूरल, समझ में आता है सभी को? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब मेनी। तो जैसे अकाउंट एक है सिंगुलर वर्ड, अकाउंट का प्लूरल क्या हो रहा है? अकाउंट्स। कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट का प्लूरल क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट्स। लीड ऑब्जेक्ट है तो लीड का प्लूरल क्या हुआ? लीड्स। वैसे ही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट का प्लूरल क्या रखेंगे हम लोग? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब ये जो नेम होता है ये टैब के लिए यूज करते हैं, आपने अभी देखा होगा ना यहाँ पर, जैसे ये लीड ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जैसे आप सेल्स को ओपन करोगे यहां से, सेल्स, तो देखिए जब भी हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं ना तो उसका जो प्लूरल लेबल हमने दिया वही मिलता है। देखिए अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, तो प्लूरल लेबल यहाँ टैब के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आगे जाके आपको पता चलेगा ही। तो अभी कितनी चीजें हमने प्रोवाइड किया फिलहाल, इसको लेबल दिया, प्लूरल लेबल दिया, ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ। आप चाहो तो इसमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट आपने क्यों बनाया, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आप उसका ये प्रोवाइड करो कि क्यों आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आगे देखिए, एंटर रिकॉर्ड नेम लेबल एंड फॉर्मेट। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे इंसर्ट होगा? जब उस ऑब्जेक्ट पर फील्ड्स होंगी। अगर उस ऑब्जेक्ट पर फील्ड्स ही नहीं है तो डेटा क्रिएट होगा क्या? नो। तो हमें क्या करना होगा? उस पर फील्ड क्रिएट करना होगा। सो देखिए, तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें एक फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है उस पर। तो आप ये फील्ड इसमें बना सकते हो, ठीक है। जो फील्ड आपको चाहिए वो आप इसमें बना सकते हो। जैसे अकाउंट नेम था तो वैसे ही यहाँ पर एक फील्ड बनी अकाउंट नेम, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है। जैसे आप खुद सोचो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी फील्ड्स में? स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए होगा मुझे, करेक्ट। मुझे उसका लास्ट नेम चाहिए होगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे स्टूडेंट की? देन डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो हमें प्रोवाइड करना होता है ये सब। सो देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये सब हमें प्रोवाइड करना होता है इस पे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इस फील्ड का लेबल चेंज कर लेते हैं। जैसे लेबल क्या आ रहा है? फर्स्ट नेम, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इसको लेबल दे दिया फर्स्ट नेम। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था? स्टूडेंट नेम। लेबल आप उसका चेंज कर सकते हो। डेटा टाइप, क्योंकि हर फील्ड में आप कुछ डेटा एंटर करते हो, किसी भी टाइप का डेटा, वो टेक्स्ट हो सकता है या ईमेल हो सकता है या फिर वो बुलियन टाइप का डेटा हो सकता है। तो आप इस फील्ड में किस टाइप का डेटा एंटर करोगे वो आपको प्रोवाइड करना होता है डेटा टाइप में। और हमें किस टाइप का डेटा प्रोवाइड करना है? टेक्स्ट टाइप का, तो हमने प्रोवाइड किया टेक्स्ट। इसके बाद ऑप्शनल फीचर्स को आप अलाउ कर लो। सो अलाउ रिपोर्ट्स, अलाउ एक्टिविटीज, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री, अलाउ इन चार्टर ग्रुप्स। तो ये फीचर्स है, ऑप्शनल है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, बट अभी से अलाउ कर लो क्योंकि फ्यूचर में हम इन सभी फीचर्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है। देन अगेन ये एज इट इज रखो। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, डिप्लॉयमेंट स्टेटस डिप्लॉयड होना चाहिए, और अलाउ सर्च, ताकि हम इसको अलाउ कर पाए सर्च लेआउट पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शन। अब देखिए, पहला ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट रिलेटेड लिस्ट टू डिफॉल्ट पेज लेआउट। तो जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं कोई रिकॉर्ड, जैसे मैंने ये रिकॉर्ड ओपन किया तो ये होती है हमारी रिलेटेड लिस्ट, ठीक है। सो ये डिटेल आ गई और डिटेल के अंदर होती है हमारे पास रिलेटेड लिस्ट। देखिए यहाँ पर आ रही है। तो इस रिलेटेड लिस्ट में क्या आपको नोट्स एंड अटैचमेंट का ऑप्शन रखना है? अगर आप चाहते हो कि वहां पर ऑप्शन आए तो आप उसको चेक कर लो, नहीं चाहते तो अनचेक रख दो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, मैं बिलाल आपको शो करूंगा कि कैसे दिखता है, क्योंकि बाद में हम और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें फिर हम ये ऑप्शन नहीं देंगे। फिर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये ऑप्शन? लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। अगर आप ये चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट का टैब बने तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिए। और टैब क्रिएट करना जरूरी है, बिना टैब के आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हो गाइस। ये जो एक्सेस हो रहा है, जब हमने इसको क्लिक किया तो ये किसके थ्रू एक्सेस हो रहा है? टैब के थ्रू एक्सेस हो रहा है। लीड टैब है, अकाउंट्स टैब है, कॉन्टैक्ट्स टैब है, तो टैब क्रिएट करना जरूरी है। सो इसीलिए हम क्लिक किया सेव
और अब देखिए, तो बाकी स्टेप्स अब हमें एज इट इज रखना है। देखिए, तो टैब स्टाइल सिर्फ एक सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी टैब स्टाइल, ठीक है। तो मैंने एक टैब स्टाइल सिलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे ऑप्शन मिले थे वहां से एक, और अभी देखिए आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चलना है। अब इसके बारे में क्या चीजें होती है ये आगे जाके आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप इसको सिंपली करिए नेक्स्ट, ठीक है। देन अगेन सभी ऐप पर इसको अलाउ करिए, एज इट इज रखिए, ठीक है, एंड सेव। अब मेरा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया, डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं प्रोवाइड किया था। देखिए मैंने लेबल क्या दिया था, सिंगुलर लेबल स्टूडेंट, प्लूरल लेबल मैंने दिया था स्टूडेंट्स, और ये जो फील्ड थी एपीआई नेम, ऑब्जेक्ट नेम वाली फील्ड, जो नेम मैंने दिया था वही कॉपी हो गया था उस फील्ड में। लेकिन अभी आप देखो, जब ये ऑब्जेक्ट सेव होता है ना, तो उसके सामने क्या अपेंड किया इसने, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो ध्यान में रखो, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट ऐसे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास सेल्सफोर्स में। तो आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट। तो जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो सेल्सफोर्स के अंदर, सभी कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट आपको ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी प्रोवाइड करता है। सो ध्यान में रखना, जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करोगे सभी ऑब्जेक्ट्स पे ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आने वाला है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बना लिया, फ्रेश ऑब्जेक्ट है। एक बार अब इस पेज को रिफ्रेश कर दो, ठीक है, ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो रिलोड हो जाए, ठीक है। कर लिया रिफ्रेश। अब मुझे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो डेटा एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट कहां से एक्सेस होता है, अगर मुझे उसमें एग्जिस्टिंग डेटा को देखना है या नया डेटा क्रिएट करना है, तो उसके लिए कहां पर जाना पड़ता है हमें, ऐप लॉन्चर। तो जो टैब हमने बनाया उसका स्टूडेंट्स, सर्च करो उस पे स्टूडेंट्स, देखिए मिल रहा है स्टूडेंट्स, यस। देखिए तो इसको क्लिक करिए आप, एंड अब हमारे पास ये हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रेडी है, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसको एक बार रिफ्रेश करना तो आ जाएगा ये, ठीक है, आ गया स्टूडेंट्स। लेकिन अब इसमें कोई डेटा मिलेगा क्या हमें, अगर हम ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो कोई डेटा मिलेगा क्या, नो। हमने जस्ट फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कोई भी डेटा हमने क्रिएट नहीं किया। अब आपको यहाँ पर पहला रिकॉर्ड आपका क्रिएट करना है, ठीक है। सो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे न्यू बटन पे, और डेटा कैसे बनेगा, मतलब रिकॉर्ड्स कैसे बनेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट पे आपके पास फील्ड्स होंगे। हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसमें सिर्फ एक ऑप्शन मिले था नेम का, तो इसीलिए मैंने उसको नेम दिया था, देखिए फर्स्ट नेम। तो एक ही फील्ड है, तो मैं फिलहाल इसी नाम से एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड में कर रहा हूँ इसको सेव। अब देखिए, तो जैसे मैंने इसको सेव किया, अब मेरा एक रिकॉर्ड बन के रेडी हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। अंकित नाम का मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट किया। सो मुझे बताइए गाइस, यहाँ तक आप इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए। आदित्य, अजित, दिव्यानी, घनश्याम, निकिता, रितु, रोहन, सचिन, सागर, सौरभ, सूरज, बताइए यहाँ तक क्लियर है आप कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं, और उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके ये स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट, ताकि मुझे पता चले कि आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड बना लिया। इस पेज का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, बताइए गाइस, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स। सचिन क्लियर हो गया आपको, सागर, यस सर। सौरभ, सौरभ क्लियर है आप, हाँ यस। सूरज, रोहन, रितु, निकिता, घनश्याम, दिव्यानी, अजित, आदित्य, क्लियर है गाइस यहाँ तक। सो देखिए, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया MVC पैटर्न, जो है हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसमें हमने फ्रंट एंड लेयर क्या होती है, बैक एंड लेयर क्या होती है, एंड डेटाबेस, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर सेल्सफोर्स में भी हमें सेम चीजें इंप्लीमेंट करना है कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन के थ्रू। सो सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को स्टार्ट किया है। सो कॉन्फ़िगरेशन में हम इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। सो जिसमें हमने अभी स्टार्ट किया डेटा मॉडलिंग पार्ट, कि हमें डेटा सेटअप करना है। तो सबसे पहले जब हम डेटा सेटअप कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, उसके बारे में हमने समझा। और फिर हमने समझा ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो अब हमने फिर ऑब्जेक्ट भी बनाया, और उस ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना, ये आपका आज का टास्क है।
और अभी से अब आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। तो सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे डेली आपको टास्क इंप्लीमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है गाइस। ठीक है, सो यहाँ तक बताइए मुझे क्लियर है अभी हमने जितना डिस्कस किया अभी तक। तो आज का हमारा लास्ट डेमो सेशन था गाइस, राइट, लास्ट डेमो सेशन। तो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया। डे 1 में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया, डे 2 में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया और डे 3 में जो आज हमारा कंप्लीट है। सो कल से जो हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। ठीक है, सो कल के सेशन से ज्वाइन करने के लिए आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, सो आप टीम से बात करके आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लो। एडमिशन प्रोसेस सभी को पता है 10,000 हमारे कंप्लीट कोर्स की फीस है, जिसमें से 5,000 आप अभी पे कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अमाउंट आप बाद में पे कर सकते हो 15 डेज में या फिर अगले मंथ में। जैसे ही अगले मंथ में 3-4 तारीख तक आप इसको पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सैलरी का इशू होता है। तो नेक्स्ट मंथ में 3-4 तारीख तक आप उसको कंप्लीट कर लेना, लेकिन अभी एडमिशन के टाइम 5,000 आपको पे करना है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट टीम को शेयर कर दीजिए या मुझे शेयर करिए। एडमिशन प्रोसेस में सेम आपको बैंक डिटेल्स मिलेगी, जैसे आप टीम को मैसेज करेंगे वो आपको बैंक डिटेल्स शेयर कर देंगे, या फिर ये यूपीआई आईडी है। ठीक है, सो 7741807520@PTSBI। ठीक है, PTSBI। तो इस पे आपको अमाउंट ट्रांसफर करके आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है गाइस। ठीक है, तो ये मेरे नाम से आएगा, अनिकेत नाम से। ठीक है, एंड जैसे ही आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी, सो कल के सेशन से पहले आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो नया ग्रुप बन जाएगा आपका कल। देन नोट्स का एक्सेस और हमारे वेब पोर्टल का एक्सेस जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया, तो वो सभी एक्सेस आप ले लीजिए और आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी 3 दिन में ही आपके इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, ये सचिन आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपने वो प्रोसेस फॉलो किया कल का सचिन? यस सर। ओके ओके, ठीक है, तो मैं जैसे सेशन फिनिश होता है आपको एक्सेस दिलवा देता हूँ। ठीक है, ओके। बाकी स्टूडेंट जिनका एडमिशन प्रोसेस पेंडिंग है, ये सचिन रजिस्ट्रेशन किया ना सर के सब के आपका ऊपर। तो हो गया, आपको नहीं करना है, आपका हो गया ना, आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आप आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट का सभी का एक्सेस ले लीजिए आप लोग। ठीक है, सो कल से सभी स्टूडेंट्स 8:30 को ज्वाइन करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके सभी स्टूडेंट्स हम कल मिलते हैं इवनिंग 8:30 को। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है गाइस ट्रेनिंग रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चंस? सर सूरज, मैं अभी 8,000 पे कर रहा हूँ, रिमेनिंग अमाउंट नेक्स्ट मंथ पे करता हूँ। ठीक है, आप मुझे बाद में कॉल कर लेना। ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे टीम से बात करना होगा उस सभी की चीज़ों के लिए गाइस। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके कल का सेशन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? दिव्यानी, घनश्याम, निकिता, रोहन, यस, सौरभ, सागर, क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस सर, मैं भी मॉर्निंग में कॉल करूंगा आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। हाँ हाँ, आप मॉर्निंग में, ठीक है, हाँ ठीक है, आप कर लेना। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ आपको। ओके ओके गाइस, ओके गाइस, तो इतना इंप्लीमेंट करिए सभी पार्ट। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कॉल करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें। ठीक है, और कल के सेशन से पहले अपना एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट करा लीजिए। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं सभी स्टूडेंट्स। सो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके एक्सेस ले लीजिए और कल के सेशन को ज्वाइन करिए। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं अगेन 8:30 को। ओके देन गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो। ओके देन गाइस, थैंक यू। थैंक यू ऑल।